हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्शनेबल क्लेम के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जो कि सेक्शन 3 में ही दे रखा है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें अपने बेयर एक्ट्स में, तो उसमें डिफ़ाइन करा गया है कि इट मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाई hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। अब आपको ये डेफिनेशन पढ़ के समझ तो आया नहीं होगा कुछ कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मीनिंग है इसका। तो अगर आप एक्शनेबल क्लेम का सिंपल सा मीनिंग देखें तो एक्शनेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर एन एक्शन एट लॉ, मतलब आपके पास एक कोई ग्राउंड है जिससे आप लीगली कोई एक्शन ले सकते हैं। और क्लेम का तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि आप उस चीज़ पर अपना दावा कर रहे हैं। तो एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया, अनियोज्य दावा हो गया है। तो यानी कि आप उस पर लीगली उस चीज़ पर अपना दावा कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है। तो अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका इजी लैंग्वेज में कि इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से अभी जो मैंने बताया था, तो अगर अब हम इसको थोड़ा सा समझें तो इसका मतलब क्या है कि जो हम एक्शनेबल क्लेम हम करेंगे तो ये किस तरीके का क्लेम हम करेंगे किसी भी डेट पे, लेकिन वो डेट कैसा होना चाहिए, अदर देन द सिक्योर्ड, मतलब कि अनसिक्योर्ड डेट पे होना चाहिए बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के, या फिर वो किस पे होना चाहिए, हाइपोथिकेशन या प्लेज पर। तो यानी अगर किसी भी तरीके की अगर प्लेज है हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरीके का बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो रहा है, जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, तो उस पर भी हम एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। अब ये एक्शनेबल क्लेम किस किस चीज़ पर होगा, ये सब चीज़ आपके बेयर एक्ट्स में मेंशन्ड है। यानी ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम वन बाय वन अच्छे से समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता अनसिक्योर्ड मनी डेट का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेट का मीनिंग क्या होता है। तो डेट क्या मीनिंग होता है कि एक ऑब्लिगेशन टू पे अ लिक्विडेटेड और डिफाइंड डेफिनेट सम ऑफ मनी। अब डेट का मीनिंग अगर आप देखें तो सिंपली क्या मतलब होता है, कर्ज होता है। इसका मतलब कि आपने किसी से उधारी ली पैसों की और आपको वो उसे रिटर्न करना है। सिंपल सा मीनिंग कर्ज का तो यही होता है। अब अगर हम डेट का अगर मीनिंग समझ गए तो अब हम ये समझते हैं कि एक सिक्योर डेट और एक अनसिक्योर डेट का मीनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए अगर क्रेडिटर ने, जो डेटर है यानी जो उधार ले रहा है पैसे, वो क्रेडिटर से यानी जो उधार दे रहा है उसके पास अपनी एक सिक्योरिटी जमा कर देता है, इसलिए कि भाई मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, कल को अगर मैं पैसे तुम्हें वापस नहीं कर पाया तो ये सिक्योरिटी भाई तुम्हारी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे डेट्स जिनमें सिक्योरिटी दी जाती है तो वो किस तरीके के डेट हो गए, सिक्योर डेट हो गए आपके। जैसे सिंपली भाई आपने किसी से पैसे लिए और उसको अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह आपने उसे दे दी कि भाई अगर मैं पैसे तुम्हारे वापस नहीं कर पाऊँ तो ये ज्वेलरी भाई तुम्हारी हो जाएगी। तो ऐसे डेट क्या हो गया, एक सिक्योर डेट हो गया। तो अगर जब आपको सिक्योर्ड समझ आ गया है तो अब आपको अनसिक्योर्ड भी समझ आ गया होगा। तो अगर आप अनसिक्योर्ड देखें तो उसका मीनिंग सिंपली क्या हो गया, ऐसे डेट्स जिनमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो वो डेट्स कैसे हो गए, आपके अनसिक्योर्ड डेट हो गए। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो हम मॉर्गेज के थ्रू इसका समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने क्या करा, अगर डेटर ने अपने सिक्योरिटी के बदले क्या दे दी, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी और उससे पैसे ले लिए, तो वो क्या हो गया, आपका एक सिक्योर डेट हो गया। सिंपली अगर आप अनसिक्योर डेट का एग्जांपल देखें तो अगर आपने किसी से लोन ले लिया और एक सिंपली प्रॉमिसरी नोट अगर आपने लिख दिया तो वो डेट कैसा हो जाएगा, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि उसमें आपने कोई सिक्योरिटी तो दी नहीं है क्रेडिटर को। तो फाइनली इसमें अगर हम देखें तो बेयर एक्ट में, तो उसमें साफ साफ ही मेंशन्ड है कि ये जो एक्शनेबल क्लेम हम लेंगे ये किस तरीके के डेट्स पर लेंगे, अनसिक्योर्ड डेट्स पर लेंगे। ठीक है। और अगर आप किसी भी डेट जो कि सिक्योर्ड है मॉर्गेज के थ्रू, प्लेज के थ्रू या हाइपोथिकेशन के थ्रू, तो उन पर आप एक्शनेबल क्लेम नहीं ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये बात कि किस पर हम एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं और किस डेट्स पर हम एक्शनेबल क्लेम नहीं ले सकते हैं।
अब ये जो डेट होते हैं ये एग्जिस्टेंट पे भी हो सकते हैं, एक्रिंग पे भी हो सकते हैं, या कंडीशनल पे भी हो सकते हैं। ये 3 तरीके के डेट ये हो सकते हैं, तो अब हम इनको भी समझ लेते हैं। और प्लेज का अगर आप मीनिंग देखें तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि गिरवी रखना, और हाइपोथिकेशन का मीनिंग भी यही होता है कि प्लेज करना उस चीज़ को, ठीक है ना, या पॉन करना या फिर एक लीन ऑन अ प्रॉपर्टी। तो अगर आप बेयर एक्ट्स में देखें तो उसमें 3 तरीके के डेट्स को बता रखा है, जो कि फर्स्ट एग्जिस्टेड, सेकंड एक्रिंग और थर्ड कंडीशनल या कंटिंजेंट। तो अगर हम सबसे पहले एग्जिस्टेड डेट को देखें कि इसका क्या मतलब होता है, तो कोई भी ऐसा डेट और सम ऑफ मनी जो कि हैज़ ऑलरेडी बिकम ड्यू एंड इज़ पेबल एट प्रेजेंट, तो ऐसा डेट क्या होता है, एग्जिस्टेंट डेट होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा डेट जो है जो कि आपको देना था किसी को और आपने दिया नहीं, और आज की तारीख में आप पर वो डेट आ गया है, तो वो एग्जिस्टेड डेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी को मेंटेनेंस अलाउंस देना था, या फिर आपको किसी को सैलरी देनी थी और आपने नहीं दी है, ठीक है, तो ऐसे जो डेट आप पर हो जाएंगे वो कैसे डेट हो जाएंगे, एग्जिस्टेड डेट हो जाएंगे। अब एक्रिंग डेट को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी डेट या डेफिनेट सम ऑफ मनी एट प्रेजेंट हम पे ड्यू है और हमें वो पे भी करना है, लेकिन वो पे अभी नहीं करना है, हमको एक फ्यूचर डेट पर करना है। तो ऐसे डेट कैसे हो जाएंगे, एक्रिंग हो जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात, आप मान लीजिए कि आपको कहीं रेंट देना है, आप कहीं रह रहे हैं, आपको रेंट देना है। अब उस लैंडलॉर्ड ने आपसे क्या कह रखा है कि आपको भाई महीने की पहली तारीख को आपको रेंट आपको देना है। तो ये क्योंकि आपको फ्यूचर की एक डेट पर देने हैं आपको रेंट, तो ये कैसा आपको डेट हो गया, एक्रिंग डेट हो गया है, ठीक है। और थर्ड अगर हम देखें तो कंडीशनल या कंटिंजेंट डेट होता है। तो इसमें तो पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ऐसा कोई भी क्लेम या सम ऑफ मनी जो कि एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन उसका पेमेंट हम तभी करेंगे जब एक कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। तो ऐसे जो भी डेट्स होंगे वो कंडीशनल होंगे। जैसे कि ए ने प्रॉमिस कर रखा है बी को कि अगर सी शादी कर लेता है 1 साल के अंदर अंदर, तो ए जो है बी को 1000 रुपये दे देगा। तो बी की जो क्लेम है, कल को बी क्लेम कर सकता है कि साहब मुझे 1000 रुपये दो, तो ए कह सकता है भाई ये जो क्लेम आप कर रहे हैं ये जो, तो ये कैसा क्लेम है, कंडीशनल है, ठीक है। तो आपने जब अगर शादी बी ने करी ही नहीं, वो सॉरी सी ने नहीं करी, तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में अगर हम इन तीनों को शॉर्ट में अगर तीनों को समझ लें, तो रेंट वाले एग्जांपल से ही मैंने समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमको हर महीने की पहली तारीख को किसी को पैसे देने हैं रेंट के, तो वो कैसा हो गया, आपका एक्रिंग हो गया। अब वो 1 तारीख को आप नहीं दे पाया, आपने उसे 5 या 6 तारीख को दे दिया, तो वो अब आप कैसा डेट हो गया, उस पर एग्जिस्टेड डेट हो गया। और अगर उसी में कोई हमने कंडीशन लगा दी कि साहब कोई कंडीशन ही फुलफ़िल करनी है तभी आप कर पाएंगे, तब वो कैसा हो गया, आपका कंडीशनल या कंटिंजेंट डेट हो गया। अब अगर हम सेकंड पॉइंट देखें इसमें एक्शनेबल क्लेम में, तो ये है कि क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। तो क्लेमेंट क्या है, जो क्लेम एक्शनेबल क्लेम कर रहा है वो अपने किसी ऐसी चीज़ पर कर सकता है जिसमें उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसके पोजेशन में नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको अगर समझें थोड़ा, तो इसमें राइट ऑफ अ पर्सन टू टेक द पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ अनदर इज द एक्शनेबल क्लेम ऑफ दैट पर्सन प्रोवाइडेड क्लेमेंट हैज़ बेनिफिशियल इंटरेस्ट राइट ऑफ पोजेशन इन दैट प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा इसका मतलब अगर आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि यहाँ जो क्लेम हमें कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का क्लेम होगा, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये किसी सेकंड पर्सन के पोजेशन में है। और थर्ड पॉइंट इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या जो राइट है उस चीज़ पर, वो किसका है, क्लेमेंट का है, और वो कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज करा जा रहा है। एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए ने 50 बैग्स ऑफ वीट जो हैं वो सोल्ड कर दिए, बी को बेच दिए उसने 50 बैग्स वीट के। अब जो ये वीट के बैग्स हैं ये कहाँ रखे हैं, ए के गोडाउन में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पोजीशन अभी हम देखें तो किसका है, ए का ही तो है, क्योंकि ए के गोडाउन में ही रखे हैं। लेकिन अब जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि ए ने बी को बेच दी हैं ये बैग्स, तो ये किसके पास आ गया है, बी के पास आ गया है, ठीक है। और ये वीट के बैग्स हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो जो बी है वो क्या कर सकता है, इन बैग्स के लिए एक्शनेबल क्लेम कर सकता है कि साहब ये इन पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा है, आप ये मुझे दीजिए, भले ही आपके ये पोजीशन में है या नहीं है, क्योंकि अब इनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है मेरे पास आ गया है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब नहीं समझ आया, तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो आपको उस प्रॉपर्टी का राइट मिल रहा है कि वो आपके पोजीशन में आ सकती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं एक्शनेबल क्लेम के, जैसे कि एरियर्स ऑफ रेंट, मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा, इन सबको आप पढ़ सकते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्शनेबल क्लेम काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करा है। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।